अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर मशहूर शायर अकबर अला आबादी की नज़्म अकबर और मगरबी तालीम के हवाले से है। हम इस नज़्म के मुख्तलिफ पहलू देखेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले नज़्म का एक मुख्तसर तारुफ। नज़्म में अकबर अला आबादी ने तंज़ो मिज़ाह के पैराए में ऐसे लोगों को तनकीद का निशाना बनाया है जो मशरकी तहजीब को हकीर समझकर ठुकरा रहे हैं और मगरबी तहजीब के अलमबरदार बने हुए हैं। इसी हवाले से ये नज़्म मगरबी तहजीब के मुंह पर उस मॉडर्न तबके के मुंह पर तमांचे के मुतरादिफ है जिन्होंने अपनी मशरकी रिवायात को छोड़ दिया था। पहले अकबर अला आबादी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी। उनका अरसा हयात 1846 से 1921 पर मुश्तमिल है। सैयद अकबर हुसैन नाम और अकबर तखल्लुस था। 1846 में इलाहाबाद में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद तहसीलदार और तरक्की करते करते सेशन जज हो गए। हुकूमत ने उन्हें खान बहादुर के खिताब से नवाजा। 1921 में इंतकाल कर गए। उनकी अदबी हैसियत पर बात करेंगे। अकबर अला आबादी उर्दू का वो तन्हा शायर है जो एक ही वक्त में शायर भी था और मुस्लिह मिल्लत भी, बज़ला संज ज़रीफ भी था और हकीमुल उम्मत भी, कौमी रहनुमा भी था और ज़माना शनास मुफक्किर भी, तंज निगार भी था और मिज़ाह निगार भी। अख्तर शेरानी के ये अल्फाज अकबर की अदबी हैसियत का तयन करने के लिए काफ़ी हैं। उनके फ़लसफ़ा हयात और फ़लसफ़ा शायरी ने न सिर्फ उनके अपने दौर में दादो तहसीन हासिल की, बल्कि मुस्तकबिल पर भी मस्बत असरात का बाइस बने। अब उनके तर्ज कलाम पर तबसरा। अकबर बड़े कादिरुल कलाम शायर हैं। उन्हें ज़बान बयान पर मुकम्मल उबूर है। बड़ी जामियत के साथ अल्फाज मुंतखब करते हैं। मुतालिया और मुशाहिदा वसी होने के साथ साथ मालूमात और ज़ख़ीरा अल्फाज की बदौलत अवाम के समाजी और मुआशी मसाइल को मौजू बनाया। मौज़ूआत की जिद्दत और वुसअत ने उनकी शायरी को तनव्वुअ बख्शा। मशरकी फ़लसफ़ा हयात और नुक्ता नज़र के हवाले से दीन की पाबंदी के हामिल थे। उन्होंने मुसलमानों की बेबसी के इजहार के लिए मुख्तलिफ इस्तिआरे अलामत के तौर पर इस्तेमाल किए। तंज़ो ज़राफ़त की चाशनी के साथ हिस्से मिज़ाह रखते थे। उनकी तहरीर में रवानी है, बेतकल्लुफ़ी और शगुफ्तगी का अंसर भी कायम है। मगरबियत के बुरे असरात और मुसलमानों की इस्लामी अक़दार से दूरी के असबाब उन्होंने अपनी नज़्मों में बयान किए और इस हवाले से अंग्रेज़ी तालीम व तहज़ीब पर कड़ी तनकीद की। उनके कलाम में मज़हब, तसव्वुफ़ और रूहानियत को इस्तदलाली अंदाज में वाज़ेह किया गया है। अलगर्ज़ अपने मुतनव्वो मौज़ूआत पर अकबर की शायरी दौरे जदीद में भी ताज़ा दम मालूम होती है। कौमी और मिली शायरी के इर्तिका में वो हाली के हमनवा नज़र आते हैं। अब उनकी नज़्म के अशार और उनकी वजाहत। चाहा जो मैंने उनके तरीके अमल पे वाज, बोले कि नज़्म ज़ेल को अरकाम कीजिए। अकबर अला आबादी के दौर में कदीम और जदीद तहजीब के अलमबरदारों के दो तबके बरे सगीर के माशरे में वाज़ेह तौर पर वजूद में आ चुके थे। अकबर जिद्दत पसंद लोगों के शौक़ का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मगरबी तहजीब के दिलदादा किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं उसे बयान करना चाहता था। उनसे मुराद वही लोग हैं जो माशरे को जदीद बनाने पर तुले हुए थे और वाज का लफ्ज़ बतौर तंज इस्तेमाल किया है। गोया वो उनकी अमली ज़िंदगी को बयान करने की कोशिश कर रहे थे ताकि सुनने वालों को पता चले और इस तरीके के फ़वाइद से वाकिफ़ हो जाएं। शायर का मकसद ये था कि मुहज़्ज़िब लोग खुश होकर उनकी हिमायत करेंगे, लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि आप
زبانی تقریر کرنے کے بجائے ان باتوں کو اشعار میں بیان کر دیں تاکہ باتوں میں روانی، تاثر اور ابلاغ بڑھ جائے۔ دوسرا شعر: بے انتہا مفید ہیں یہ مغربی علوم، تحصیل ان کی بھی سحر و شام کیجیے۔ مغربی تہذیب کے دلدادہ افراد کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ وہ علوم جو مغربی ممالک سے آئے ہیں وہ بے حد مفید ہیں، انہیں حاصل کرنے کے لیے بھی محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ سر سید کے متعلق مشہور تھا کہ جدید تعلیم کی تحریک کے لیے انہوں نے پوری زندگی وقف کر دی۔ اسی طرح سر سید تحریک کے مخالف کی حیثیت سے اکبر الہ آبادی مشہور تھے۔ یورپ میں علم کی نشاط و ثانیہ کی تحریک 18ویں اور 19ویں صدی میں مقبول ہوئی اور سائنسی علوم اور ایجادات پوری دنیا میں پھیلے، جس کے نتیجے میں صدیوں سے قائم انسانی زندگی کے معمولات تبدیل ہونے لگے۔ اکبر نے جگہ جگہ اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ علوم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے انگریزی زبان، لباس، تہذیب و ثقافت بھی اپنا لیا تو ہماری مشرقی روایات، اسلامی تشخص سب تبدیل ہو جائے گا، اور واقعی یہ خدشہ پورا بھی ہوا۔ تیسرا شعر: یورپ میں پھریے، پیرس و لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کاشغر و شام کیجیے۔ نظم مسلسل اور اس کے تیسرے شعر میں اکبر الہ آبادی جدید تہذیب کے علم برداروں کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے مغربی علوم کو بہت زیادہ اہمیت دے دی ہے، یہاں تک کہ مشرقی علوم اور تہذیب کو حقیر سمجھ کر ٹھکرا دیا ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مشرقی علوم کو اور تہذیب کو حقیر سمجھا اور اسے ٹھکرا دیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی کا انحصار صرف مغربی علوم پر ہے، جس کا اصل گڑھ لندن اور پیرس ہے۔ دن رات نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، ترقی ہو رہی ہے، تو قدامت پرستوں کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ لندن اور پیرس جائیں، وہاں کی ترقی دیکھیں، پھر وسطی ایشیا کے علاقے شام اور کاشغر کو بھی دیکھیں اور معلوم کریں کہ ان علاقے کے لوگوں نے کیسے ترقی کی، تو جواب ملے گا کہ جدید علوم کے ذریعے۔ اگلا شعر: ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن، خاطر سے محو خطرہ انجام کیجیے۔ اکبر الہ آبادی اپنے مخالفین کے زبانی قدیم تہذیب کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی ترقی دیکھ کر لوگ خود ہی مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ ترقی جدید علوم کا نتیجہ ہے۔ اس سے پہلے وہ قدامت پسندوں کے پروپیگنڈے سے ڈرے ہوئے تھے، لیکن اب ان مذہب پرستوں کے رویوں پر اشارہ کرتے ہوئے اکبر کہتے ہیں کہ جو ہر آنے والی سائنسی ایجادات کو ناجائز قرار دیتے ہیں، تو مختلف باتیں، جیسے انہوں نے کہا گیا تھا کہ پتلون پہن کر نماز نہیں ہوتی، ریل میں بیٹھنا جائز ہے یا نہیں، انگریزی تعلیم اور ٹائی وغیرہ باندھنے کے بارے میں بھی بہت سی جائز ناجائز فتوے سر سید اور اکبر کے دور میں سامنے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں خود ہی ختم ہو گئیں اور ناجائز کے فتوے وقت کی گرد میں دب گئے۔ شاعر نے بطور طنز یہی بات کہی ہے کہ آپ طریقہ مغرب پر مطمئن ہو جائیں، دل سے ہر طرح کا خوف و خطر، شک شبہ سب کچھ نکال دیں اور اس زندگی کے طریقے کو اپنا لیں۔ اگلا شعر: پیرانے بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ، ناحق نہ دل کو تابع اوہام کیجیے۔ نئی تہذیب کے پاسداروں کے حوالے سے اکبر کہتے ہیں کہ قدیم تہذیب اور ان کے ورثوں کو یہ لوگ مردہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانے بوڑھے اب کسی کام کے نہیں رہے، ان کا چراغ گل ہو چکا ہے، یعنی ان کا دور ختم ہو چکا، اب ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی ترقی کی منزل نہیں ہے، اس لیے قدیم تہذیب کا ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو مرحوم ہو چکی۔ اگر ہم نے اس کی طرف توجہ دی تو گویا ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ ہمیں نئی تہذیب کو اپنانے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس قسم کے وہم میں مبتلا ہونا بے وقوفی ہے۔ قدیم تہذیب ختم ہو چکی، اس لیے اس کی فکر کرنا بھی بیکار ہے۔ اگلا شعر: الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے، ہر ملت و طریق کا اکرام کیجیے۔ اکبر الہ آبادی نئی تہذیب کے شوقین مزاجوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جب سے ان لوگوں نے نئی تہذیب کو اپنایا
تو قدیم تہذیب کے طرفداروں پر وہ فتوے لگاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے دین و ملت کو چھوڑ کر یورپ کی تہذیب اور طور طریقے سیکھ چکے، یعنی پرانی تہذیب کے حامل ان پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اس لیے اب وہ یہ کہتے ہیں ایسے فتوے سن سن کر مغربی تہذیب کے دلدادہ تنگ آ چکے ہیں، اور اب ان باتوں کا حوالہ دیتے ہوئے وہ عام لوگوں کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ کفر اور فسق کے الفاظ بھول جاؤ، یہ الفاظ اب فرسودہ ہو چکے، ہر ملت اور مذہب کا احترام کرو، ہر قوم سے اچھے تعلقات رکھو۔ اگلا شعر: رکھیے نمود و شہرت و اعزاز پہ نظر، دولت کو صرف کیجیے اور نام کیجیے۔ نئی تہذیب کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نام و نمود اور ظاہری بناوٹ کے علاوہ نئی تہذیب نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا۔ وہ دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ دولت کماؤ، چاہے اس کے لیے کیسے ہی ذرائع کیوں نہ استعمال کرنے پڑے، دولت کے ذریعے ہر شخص کو خریدو اور شہرت، اعزاز اور ایوارڈ لینے کی کوشش کرو تاکہ تم معاشرے کے نامور آدمی بن سکو۔ یعنی نئی تہذیب کی دین یہ ہے کہ دولت کسی مستحق کو نہ دو بلکہ خود عیش کرو اور مشہور ہونے کے لیے جو حربے استعمال کرنے پڑیں وہ کر گزرو۔ نظم کا 8واں شعر: سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیے، بسد خلوص دعوت حکام کیجئے۔ نئی تہذیب کے لوگوں کی کھوکھلی زندگی، ان کے عیش پرستانہ طریقے بتاتے ہوئے اکبر کہتے ہیں کہ یہ لوگ مغربی تہذیب کی اندھی تقلید میں سب کچھ بھلا چکے ہیں۔ ہمیں بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی سادہ زندگی چھوڑ دو، عیش و عشرت کے سامان جمع کرو، کوٹھی بناؤ تاکہ لوگ آپ کے بنگلے کو دیکھ کر اش اش کریں۔ سجاوٹ کے سامان اور بنگلے اسی لیے ہیں کہ مزے کرو۔ اپنے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے اعلیٰ افسران کی دعوت کرو تاکہ آپ کی پبلک ریٹنگ بڑھے، پبلک ریلیشن PR بڑھ جائے اور آپ اپنے کاروباری اور دولت کے امور کے لیے حکومت کے افسران سے ڈیل کر سکو۔ دراصل یہی ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہے۔ آرائشوں سے گھر کو مہذب بنائیے، تزئین طاق و سقف در و بام کیجیے۔ مغربی تہذیب کے طور طریقے بتا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ عیش کے سامان جمع کرنا مہذب لوگوں کا مقصد زندگی ہے، کیونکہ مغربی تہذیب مادی ترقی، وہ اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، خود بھی گھر بنانے، سجانے، آرام کے سامان جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتے ہیں۔ تو شاعر نے نہایت تفصیل سے یہ بتایا کہ گھروں میں جو طاق یعنی در، سقف یعنی چھت، بام یعنی دیواریں ہیں، ان کی سجاوٹ پر بہت زیادہ توجہ دیجیے، کیونکہ نئی تہذیب میں انسان کی عزت اس کے سیر و دو کردار سے نہیں ہوتی بلکہ دولت اور شان و شوکت سے ہوتی ہے۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ جدید تہذیب کے لوگوں کی زندگی اور عادات و اطوار بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہر طرف خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، گھر چھوڑیں، باہر نکلیں، بکھرے ہوئے حسن و جمال سے آنکھوں کو تر و تازہ کریں۔ یہاں کنایا ہے کہ قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ بے پردہ مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین جو سڑکوں اور پارکوں میں آزادانہ گھوم رہی ہوں گی، ان کا نظارہ کریں اور لطف اٹھائیں۔ پارک میں ٹہلنے کا مشورہ وہ بھی صبح و شام اسی لیے ہے کہ انگریزی حکومت کے عہدیدار اس بات کے عادی تھے، اور اسی طرح سے حکام سے چہرہ شناسی، سلام دعا، ان کے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ تو یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ جو پرانی تہذیب تھی اس میں مرد اور خواتین الگ الگ رہتے تھے، اب عورتیں بے پردہ ہو چکی، عورت اور مرد کا آزادانہ میل جول کا تصور جو ہے مغربی تہذیب نے مسلم معاشرے پر مسلط کر دیا ہے۔ اگلا شعر: مذہب کا نام لیجئے، عامل نہ ہو جائیے، جو متفق نہ ہوں اسے بدنام کیجیے۔ اس شعر میں شاعر نے مغربی معاشرت کے طور طریقے اپنانے والوں کو ان پر گہرا طرز کیا ہے، ان کی منافقت کے بارے میں بیان کیا ہے، متضاد کردار کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان کا قول و فعل ہمیشہ متضاد ہوتا ہے۔ یہی مغربی معاشرے کی خصوصیت رہی ہے۔ بظاہر یہ بے دین معاشرہ نہیں ہے، ہر طرح کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ مغربی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس معاشرے کی خصوصیات نے ایمان اور عقائد کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے کہ بس
शायर भी यहाँ बता रहे हैं कि वक्फे वक्फे से इस्लाम का नारा लगाइए, मुसलमान होने का दावा कीजिए, लेकिन इस्लामी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दीन का इल्म ही हासिल ना करें कि किसी तरह का ख़तरा हो। जो सीरत व किरदार की इस खराबी या खामी की निशानदेही करे, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा कीजिए, उसे बुरा भला कहें, उसको ऐबदार जाहिर करें ताकि लोग उसे बदनाम करार दे दें। कामयाबी इसी में मुज़मिर है। अगला शेर, तर्ज़े कदीम पर जो नज़र आए मौलवी, पब्लिक में उनको मुरीद इल्ज़ाम कीजिए। जदीद तहजीब के शौकीन अफराद के हरबे इसी तरह हैं कि अपने तौर तरीके बदल कर मशरकी तहजीब छोड़ दी और मगरबी तहजीब जिसमें मादर पदर आज़ादी है उसे इख्तियार कर लिया, और जो लोग उन्हें उनकी बुराइयां बताने की कोशिश करें उन्हें वो मौलवी करार देते हैं, कदामत परस्त करार देते हैं। अवाम में उन्हें बदनाम करने के लिए कहते हैं कि ये मौलवी अपने हलवे मांडे के लिए कौम को जिल्लत के गड़े में धकेल रहे हैं। दर हकीकत यही लोग कौम के दुश्मन हैं, चाहते हैं कि कौम तरक्की ना करे। लोगों ने जदीद तालीम हासिल कर ली तो लोग तरक्की करेंगे और मौलवियों का जरिया आमदनी बंद हो जाएगा, इसलिए वो लोगों को तरक्की करते नहीं देखना चाहते। कौमी तरक्की के मशागिल भी हैं ज़रूर, इस मद में भी ज़रूर कोई काम कीजिए। नई रोशनी के हामिल मगरिब ज़दा अहबाब का जिक्र करते हुए अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को ऐशो इशरत से गुजारने के साथ साथ कौमी तरक्की के कामों में भी थोड़ा बहुत हाथ बटाएं। इसका मकसद कौमी हमदर्दी या अवाम की भलाई ना हो, बल्कि एक फैशन की तरह अपनी नेक नामी शोहरत कमाने का तरीका समझ कर किया जाए। दौलत सर्फ करके शोहरत हासिल करने के लिए अवामी भलाई के काम किए जाएं, थोड़े पैसे खर्च करें, कुछ लोगों की मदद कर दें ताकि मीडिया आए, प्रेस में उनकी कवरेज हो, अखबारों में तस्वीर छप जाएं और उनकी शोहरत हो जाए, उनकी नेक नामी में भी इजाफा हो जाए। बेरौनकी से काटिए क्यों अपनी उम्र को, क्यों इंतज़ारे गर्दिशे अय्याम कीजिए। अकबर इलाहाबादी मगरिब ज़दा नौजवानों के ख्यालात बयान कर रहे हैं कि उन्होंने जो तौर तरीके खुद इख्तियार किए हैं उसकी तबलीग भी करते हैं। हमें भी यही मशवरे दे रहे हैं कि कदीम तर्ज़ ज़िंदगी में तो सब्र और इस्तकामत का मशवरा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आज बुरे हालात हैं तो वक्त की गर्दिश बहुत जल्द अच्छे हालात ले आएगी, यानी सब्र और कनात से सादा ज़िंदगी गुजारें और वक्त बदलने का इंतज़ार करें। इस तर्ज़ ज़िंदगी की खराबी इस तरह से है कि जदीद तौर तरीके इख्तियार कर लिए जाएं तो हम अमीर हो सकते हैं, रातों रात अमीर हो सकते हैं। नेकी बदी जायज़ नाजायज़ के चक्कर में पड़कर बेरौनक और रूखी फीकी ज़िंदगी क्यों गुजारें। आओ हमारी तरह मज़े करो, खाओ पियो, ऐश करो। जो चाहिए वो कीजिए, बस ये ज़रूर है, हर अंजुमन में दावाए इस्लाम कीजिए। अकबर इलाहाबादी जिद्दत पसंद मगरिब ज़दा लोगों की मुनाफिकाना ज़िंदगी के उसूल बयान कर रहे हैं कि ये लोग अवाम को धोखा देने के लिए इस्लाम का बार बार नाम लेते हैं। अगर कोई इनकी बदअमालियों की निशानदेही करता है तो फ़ौरन अपने बचाव में कहते हैं कि वो भी तो मुसलमान हैं, उन्हें भी सबसे ज़्यादा इस्लाम से मोहब्बत है, वो भी इस्लाम की तरक्की के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके सारे दावे खोखले हैं। वो इस्लाम की बातें सिर्फ तकरीरों की हद तक बड़े शौक़ और जज्बे से करते हैं ताकि तकरीबात में शिरकत करें और अपने मफादात पूरे करें। नई तहजीब के अलंबरदार बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातों से दिल मोह लेने में जवाब नहीं रखते, तो वो दूसरों को भी यही मशवरा देते हैं। नज़्म का आखिरी शेर, लेकिन न बन पड़े जो ये बातें हुजूर से, मुर्दों के साथ कब्र में आराम कीजिए। तहजीब नौ के अफराद की तर्जुमानी करते हुए अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि नई तहजीब मगरिबी ज़िंदगी के उसूल तो हमने बयान कर दिए। ये उसूल उन मॉडर्न मगरिब ज़दा तबके के हैं जिन्होंने अपने आप को दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ढाल लिया और फिर इन उसूलों को शायर के सामने बयान किया ताकि वो इन्हें नज़्म में बयान कर दें और तमाम लोग अपने फ़ायदे के लिए इन्हें आसानी से अपना लें। अगर कुछ लोग अपनी भलाई के लिए ऐसे उसूलों पर अमल नहीं करना चाहें तो उन्हें आज के दौर में जीने का हक नहीं, उन्हें मरने के लिए कब्रिस्तान चला जाना चाहिए।
जहां मुर्दे आराम कर रहे हैं। वहीं पर ऐसे लोगों को रहना चाहिए जो अपनी पुरानी रविश बदलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि जदीद तहजीब और माशरे में उनके लिए अब कोई जगह बाकी नहीं है। अब कुछ इस नज़्म के पस मंज़र पे बात हो जाए। अकबर इलाहाबादी इस्लामी तालीमात और मशरकी तहजीब के दिलदादा थे। जब सर सैयद ने कौमी तरक्की के लिए अंग्रेज़ी तालीम और जदीद उलूम की तहरीक चलाई, उसके नतीजे में और कुछ मुसलमानों की तरफ से अंग्रेज़ सरकार की खुशनुदी के लिए ऐसा तबका वजूद में आया जो मॉडर्न कहलाने की ख्वाहिश में मगरबी तहजीब की नक्काली करने लगा। इस अंधी तकलीद के नतीजे में मुसलमानाने बरे सगीर की सदियों पुरानी अक़दार को नुकसान का अंदेशा हुआ। तो इसी नज़्म के पस मंज़र के हवाले से शायर ने मुसलमानों को इस्लामी तशख़्ख़ुस की अहमियत से आगाह किया है। अब नज़्म का मरकज़ी ख्याल, जैसा कि मैं पस मंज़र बता चुकी कि वो लोग जो मगरिब ज़दा तबका था, और उसी पस मंज़र के हवाले से मुसलमानों को शायर ने इस्लामी तशख़्ख़ुस की अहमियत समझाने की कोशिश की है। जदीद तहजीब की खराबियों को तंज़ो मिज़ाह के पर्दे में बहुत खूबी से बयान किया गया है। मगरिबी तालीम दुनियावी असरात तक महदूद है, जबकि मशरकी तहजीब दुनियादारी के साथ साथ आखिरत को संवारने का भी दर्स देती है। और अब इस नज़्म का खुलासा, अकबर इलाहाबादी ने तंज़ो मिज़ाह के पैराए में जिद्दत पसंदों को तनकीद का निशाना बनाया है। वो लोग जो मशरकी तहजीब को हकीर समझकर ठुकरा रहे हैं और मगरबी तहजीब के अलमबरदार हैं, ऐसे लोग शायर को मशवरा देते हैं कि अगर इस दौर में कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है तो मॉडर्न बने, यानी जदीद तालीम, मगरबी तालीम और तहजीब और सकाफ़त को अपना लें कि यही कामयाबी की ज़मानत है। फिर वो ये कहते हैं कि नज़्म के ज़रिए सबको ये बताएं कि ज़रा अपने मुल्क से निकलें, यूरोप की सैर करें, पेरिस और लंदन को देखें। जब इस बात पर इत्मीनान हो जाए कि मगरबी अक़वाम ने बड़ी तरक्की कर ली है तो बुरे अंजाम का खौफ दिल से निकाल दें और ये समझ लें कि जो लोग मशरकी तहजीब की तबलीग करते थे अब उनका दौर ख़त्म हो चुका। इसलिए ख्वाम खा के वहम दिल में ना लाएं कि अपनी तहजीब छोड़ने से गुनाह होगा। और पुराने लोग तो हर बात को कुफ्र, फिस्को फजूर करार देते हैं। जदीद तहजीब की गुमराही ऐसे लोगों की बातों में आकर आप इसकी गुमराही का यकीन ना कीजिए और हर मुफीद चीज़ को अपना लें। नामो नमूद और शोहरत हासिल करने की कोशिश करें और दौलत खर्च करके मशहूर हो जाएं। कोठी बनाएं, हुकाम, अफसरान, हुकूमतों की दावत करें और अफसरान बाला को दावत के ज़रिए अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करें। बड़े बड़े घर, आसाइशात पर मबनी ज़िंदगी हासिल करें। और जहाँ तक बात हो कदीम तरीके के पैरोकार मौलवी हजरात की, तो उन्हें इस्लाम दुश्मन करार दें, कौम दुश्मन करार दें। वो ये बताएं कि वो तरक्की करते उन्हें देखना नहीं चाहते, यानी अपने मुखालिफिन के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करें, उन्हें बदनाम करें और साथ ही साथ इस्लाम के हमदर्द होने का ज़बानी ऐलान करते रहें। इसके साथ साथ जदीद तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताया कि कुदरत कदीम तरीके पर अमल पैरा मौलवी हजरात को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं कि वो तरक्की के ख़िलाफ़ हैं। आखिर में उस मगरिब ज़दा तबके के हवाले से अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि उन्होंने हमें कहा कि अगर ये बातें आपको बुरी लगें तो कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ आराम करें। गोया जदीद तहजीब के अलमबरदार बेमकसद और खोखली ज़िंदगी गुजारने के हामी हैं। और अब नज़्म का तनकीदी जायज़ा, जैसा कि नज़्म से ज़ाहिर है इसमें काफ़िये और रदीफ़ का ख्याल रखा गया है और एक नज़्म मुसलसल है, तो ये एक पाबंद नज़्म है। अकबर आबादी मुल्क व मिल्लत के लिए बेहद पशेमान रहते थे, इसीलिए उन्होंने मुल्क व कौम की इस्लाह के लिए ऐसी शायरी लिखी जिसे हम इस्लाही शायरी कह सकते हैं। इसमें उन्होंने तंज़िया पैराया अख्तियार किया और मगरबी तहजीब की खामियों की भरपूर निशानदेही की है। नज़्म में तरन्नुम और नगमगी ना हो तो वो नज़्म नहीं कहलाई जा सकती, तो यहाँ हमें तरन्नुम और नगमगी का अंसर नुमाया नज़र आता है। इसके साथ साथ
انگریزی تعلیم اور تہذیب پر کڑی تنقید کی گئی ہے۔ مغربی تہذیب کی روشنی کو انہوں نے فریب قرار دیا ہے اور مشرقی فلسفہ حیات کے حامل لوگوں کی انہوں نے ترجمانی کرتے ہوئے مغربی تہذیب کی خامیاں بھرپور طریقے سے طنز کے پیرائے میں بیان کی ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمانہ شناس مفکر کی حیثیت سے مسلمانان ہند کی اصلاح کی یہ کوشش اکبر علی آبادی کی کاوشوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔